मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास 1906 से 1919 के कारणों और उसकी भूमिका का अध्ययन करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जिस उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक सुधार करना था और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों के प्रयोग में विश्वास रखते थे। लेकिन 1885 ईस्वी से 1905 ईस्वी के बीच के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं और कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हुईं जिन्होंने भारतीय राष्ट्र के अपेक्षाकृत युवा वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों, विशेषतया नरम संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना को जन्म दिया। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के उदय के कारण। उग्रवादी राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हैं। नंबर 1, कांग्रेस की उपलब्धियों से असंतोष। कांग्रेस 20 वर्षों की उपलब्धियों से तरुण लोग संतुष्ट नहीं थे। कांग्रेस नेतृत्व की निवेदन की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस की मांगों के प्रति अपनाई जाने वाली उपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेताओं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल को अंदर तक आंदोलित कर दिया था। इनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता और बराबरी की भावना पर कोई विश्वास नहीं रह गया था। यह लोग शांति में और संवैधानिक ढंग के अवलोकन गए थे और यह समझते थे कि याचना, प्रार्थना और प्रतिवाद करने की नीति से कुछ हासिल होने वाला नहीं है, जिन्होंने यूरोपीय साम्राज्यवाद को समाप्त करने के लिए यूरोप को ढंग से अपनाने पर बल दिया। लाला लाजपत राय ने कहा, शिकायत दूर करने और रियायतें प्राप्त करने की 20 वर्षों के अथक प्रयत्न के परिणाम स्वरूप रोटी के स्थान पर पत्थर ही प्राप्त हुआ है। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति में कोई विश्वास नहीं जताया। इन्होंने अपनी मांगें मनवाने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। 1905 में लाला लाजपत राय ने इंग्लैंड से लौटने पर अपने देशवासियों को ये बतलाया कि अंग्रेजी प्रजातंत्र अपनी ही समस्याओं में इतना उलझा हुआ है कि उनके पास हमारी समस्याओं के लिए समय ही नहीं है। वहाँ के समाचार पत्र हमारा कोई भी पक्ष प्रस्तुत नहीं करते और वहाँ किसी को भी अपनी बात सुनने का अवसर प्राप्त करना बहुत कठिन है। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आपको स्वयं कार्य करना पड़ेगा, अपनी तत्परता से स्पष्ट प्रमाण देने होंगे। कांग्रेस का तरुण दल, जिसे राष्ट्रवादी उग्रवादी भी कहते हैं, पुरानी पीढ़ी से पूर्णतया अप्रसन्न था। उसके अनुसार कांग्रेस का राजनीतिक वर्ग धर्म केवल क्राउन प्रति राजभक्ति प्रकट करना था। उनका उद्देश्य केवल अपने लिए प्रांतीय अथवा केंद्रीय विधान परिषदों में सदस्यता प्राप्त करना और इनका कार्यक्रम केवल अत्यधिक भाषण देना और प्रत्येक वर्ष के दिसंबर माह में अंग्रेज़ों के अधिवेशनों में उपस्थित होना था। इस पर यह दोष लगाया गया
कि यह केवल मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों के लिए काम करते हैं और कांग्रेस की सदस्य इन मध्यवर्गीय लोगों तक ही सीमित हैं। उन्हें यह भय भी है कि यदि जन साधारण आंदोलन में आ जाए तो उनका नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। उदारवादी दल वाले और देशभक्ति के नाम पर व्यापार करने का दोषी ठहराया गया। तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और कांग्रेस के अधिवेशनों को छुट्टियों का मनोरंजन बतलाया था। लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा। दोनों ही कांग्रेस कार्यों के बड़े आलोचक थे। नंबर 2, बढ़ता हुआ पश्चिमीकरण। भारतीय राष्ट्रवादियों की नई पीढ़ी ने देश में बढ़ते हुए पश्चिमीकरण पर गहरी चिंता व्यक्त की। भारतीय जीवन चिंतन और राजनीति में पश्चिम का प्रभाव बढ़ता जा रहा था और भारतीय संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा था। इन लोगों का बौद्धिक और भावनात्मक प्रेरणा का स्रोत भारत था और उन्होंने भारतीय इतिहास के दौरों की वीरों की गाथाओं से प्रेरणा ली थी। बंकिम चंद्र चटर्जी, विवेकानंद, स्वामी दयानंद के लेखों ने उनको प्रभावित किया था। बंकिम चंद्र ने 1886 में लिखे कृष्ण चरित्र भाग प्रथम में भारत के उस जैसे परम पुरुषों के नेतृत्व में भारत की एकता के सपने देखे थे। उन्होंने भी कृष्णा को एक वीर योद्धा, एक चतुर नीतिज्ञ और सफल साम्राज्य निर्माताओं के रूप में देखा था। विवेकानंद ने भारतीय वेदांत से संसार को चकाचौंध कर दिया और अपनी प्राचीन परंपराओं और विरासत में एक नई आशा उत्पन्न की और एक नए आत्मविश्वास जगाया। स्वामी दयानंद ने पश्चिम विशिष्टता की पोल खोल दी। उन्होंने वैदिक संस्कृति का रूप दिखाया जो उस समय तक प्राय अनदेखा किया जाता था। उन्होंने बताया कि जिस समय यूरोपवासी भारतीय सभ्यता तथा अज्ञान के गढ़ने में गिर थे, वैदिक काल में भारत में एक उच्च सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और धर्म का विकास हो रहा था और इस प्रकार उन्होंने एक नए आत्मविश्वास को जगाया और श्वेत जातियों की काली अथवा ब्राउन जातियों से वरिष्ठता की भावना को चुनौती दी। उनका राजनीतिक संदेश था, भारत भारतीयों के लिए है। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे एक उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। एनी बेसेंट ने कहा कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिम सभ्यता से बढ़कर है। इस प्रकार बढ़ते पश्चिमीकरण की प्रतिक्रिया में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान में अग्रवाद के उदय के में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसके विपरीत कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने पश्चिम सभ्यता और संस्कृति को अपनी पूर्ण निष्ठा जताई थी। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी उग्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ब्रिटेन में हुई घटनाओं का तरुण लोगों पर अत्यधिक प्रभाव हुआ था। भारतीय के साथ अंग्रेजी उपनिवेशों में, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में हुए दुर्व्यवहार से अंग्रेज विरोधी भावनाएं जाग उठीं। इसके अतिरिक्त इराक, तुर्की, रूस, मिस्र, फारस व तुर्की में सफल स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों को काफ़ी उत्साहित किया था। 1868 के बाद आधुनिक जापान के उदय से यह सिद्ध हो गया कि एशिया राष्ट्र बिन पश्चिम राष्ट्रों के नियंत्रण या सहयोग के अपना विकास कर सकता है। भारतीय राष्ट्रवादी 1896 में इथियोपिया की इटली पर विजय और 1905 में जापान की रूस पर विजय से अत्यधिक प्रभावित हुए और इससे इनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। अब ये बात साफ हो गई थी कि यूरोप अजेय नहीं है, अब यूरोप की अजेयता का क्रम टूट चुका था। गैरेट ने लिखा है, इटली की हार ने 1897 में
तिलक के आंदोलन को काफ़ी बल दिया था। नंबर 4, भारत की बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में भारत की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति ने भारतीय राष्ट्रीय प्रक्रिया में उग्रवाद के उद्गम में विशेष योगदान दिया था। 1876 से 1900 के मध्य देश में लगभग 18 बार अकाल पड़ा था, जिसमें अपार जनधन की हानि हुई थी। 1896 से 97 और 1899 से 1900 के बीच मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में प्लेग की बीमारी का और अकाल पड़ा था, जिससे लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। सरकारी सहायता कार्य बहुत थोड़ा था और बहुत धीरे धीरे होता था, और व्यवस्थाएं भी सरकार की ओर से ठीक नहीं थीं। सरकार ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया जिससे इस बीमारी को रोका जा सके, बल्कि उल्टे ही प्लेग की जांच के बहाने भारतीयों के घरों में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ अमानवीय बर्ताव का व्यवहार किया जाने लगा। तिलक के अनुसार सरकारी अधिकारी कठोर और भ्रष्ट होते थे और सहायक के स्थान पर अधिक हानिकारक थे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि प्लेग हमारे लिए सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है। दबकर में दंगे हो गए। सरकार ने लोकमत तथा दंगों को दबाने का प्रयास किया। जनता ने अकालों को भी सरकार की नीतियों का परिणाम ही बताया। बाल गंगाधर तिलक ने सरकार की इस काली करतूत की अपने पत्र केसरी में कटु आलोचना की थी, जिसके कारण उन्हें कड़े पहरे में 18 महीने जेल रहना पड़ा था। प्लेग के समय की ज्यादतियों का बदला लेने के लिए पुणे के चापेकर बंधुओं दामोदर और बालकृष्ण ने प्लेग अधिकारी रैंड एंड एयर्स्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। लॉर्ड बेकल का यह कथन है कि अधिक दरिद्रता और आर्थिक असंतोष क्रांति को जन्म देता है। भारत के संदर्भ में अक्षरतः सत्य है, क्योंकि अंग्रेजों की तीव्र आर्थिक शोषण की नीति ने सचमुच भारत में उग्रवाद को जन्म दिया है। शिक्षित भारतीयों को रोजगार से दूर रखने की सरकार की नीति ने भी उग्रवाद को बढ़ावा दिया था। लाल मोहन घोष ने 1903 में कांग्रेस के अध्यक्षीय भाषण में 1902 के दरबार का उल्लेख कुछ यूँ किया। एक सरकार का निर्धन जनता पर भारी कर लगाकर एक बड़े भारी समारोह का मनाना, जिससे आतिशबाजी और भव्य दृश्य पर रुपया व्यय किया जाए, जबकि लाखों लोग भूख से मर रहे हैं, इससे अधिक हृदयहीनता कुछ नहीं हो सकती। नंबर 5, बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन के फैसले के कारण देश भर में जन आक्रोश फैल गया था। लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की भारतीय युवाओं ने कड़ी प्रतिक्रिया हुई। लॉर्ड कर्जन के 7 वर्ष के शासनकाल को शिष्टमंडलों, भूलों और आयोगों को काल कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन के कुछ अन्य प्रतिक्रियावादी कार्यों जैसे कोलकाता कॉरपोरेशन अधिनियम और विश्वविद्यालय अधिनियम आदि ने भी उग्रवादी कार्यों को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण कार्य किया। लेकिन इन सभी कार्यों में लॉर्ड कर्जन का सबसे घृणित कार्य बंगाल को 2 भागों में, पूर्वी बंगाल और असम में विभाजित करना था। यह कार्य बंगाल और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कड़े विरोध की अपेक्षा करके किया गया था। इससे यह सिद्ध हो गया कि लॉर्ड कर्जन और लंदन स्थित गृह सरकार भारत के लोकमत की किस प्रकार अवहेलना करती है। यह स्पष्ट था कि बंटवारा धर्म के नाम पर किया गया और हिंदू मुस्लिम देश को कुदेरने का प्रयत्न किया गया था। यह स्पष्ट हो गया था कि याचना, प्रार्थना और प्रतिरोध प्रकट करने से कुछ नहीं होने वाला था। इन सभी कार्यों ने उग्रवादी कार्य को बढ़ावा दिया। नंबर 6,
कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। लॉर्ड कर्जन का भारत में 7 वर्ष का शासन शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के लिए प्रसिद्ध था, जिनकी भारतीय मन पर कड़ी प्रतिक्रिया हुई। कर्जन ने भारत को एक राष्ट्र नहीं माना, कांग्रेस के सभी कार्यों को केवल मन के उधार निकालना ही माना। उनकी दृष्टि में भारतीय चरित्र का मूल्य बहुत कम था, वह उन्हें झूठे और मक्कार ही मानता था। उनके कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोलते हुए कहा था कि सत्य का मान पश्चिम से अधिक था और पूरब में ऐसा बहुत समय के बाद हुआ। उसके बहुत से अधिनियमों में जातीय श्रेष्ठता की भावना झलकती थी। 1902 का दिल्ली दरबार बहुत अखरा, विशेषकर इसलिए कि देश अभी अकाल के प्रभाव से पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाया था। नंबर 7, अंग्रेजी राज्य की प्रकृति को ठीक ठीक समझना। आरंभिक काल के नेताओं ने अपने अथक अध्ययन और लेखों द्वारा लोगों को भारत में अंग्रेजी राज्य के सच्चे स्वरूप को समझाने का प्रयत्न किया। उन्होंने आंकड़े से यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी राज्य और उसकी नीतियां ही भारत की दरिद्रता का मूल कारण है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजी राज्य की शोषण नीतियों का अनावरण कर दिया और कहा कि यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने लगा है। इसी प्रकार आनंद चार्लू, R.N. मुधोदकर, दिनसा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय इत्यादि अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज्य के ढोल की पोल खोल दी और बताया कि इस राज्य का वास्तविक रूप केवल शोषक ही शोषक है। और G.B. जोशी ने अंग्रेजी भूमि कर व्यवस्था का मूल्यांकन किया। श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने स्पष्ट किया कि भर्ती में अंग्रेजों की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ही भारत की बढ़ती हुई दरिद्रता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और यह प्रस्ताव प्रत्येक वर्ष पारित किया जाता था। इसके लिए उन्होंने सैनिक और असैनिक पदों पर ऊंचे ऊंचे वेतन जो समकालीन संसार में सबसे अधिक थे, गृह शासन के बढ़ते हुए वे भेदभावपूर्ण आयात और निर्यात की नीति, अदूरदर्शी भूमि कर नीति, भारत के उद्योगीकरण के प्रति उदासीनता और भारतीयों को अच्छे पदों और सेवाओं से वंचित रखना इत्यादि तथ्यों को उत्तरदायी ठहराया। रानाडे की ऐसे इन इंडियन इकोनॉमिक्स, दादा भाई नौरोजी की इंडियन पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 और R.C. दत्त की इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 इत्यादि पुस्तकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नई पीढ़ी के नेताओं ने इन्हीं पुस्तकों से तथ्य लेकर अंग्रेजी राज्य की आलोचना की थी। स्वाभिमान का विकास। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने भारतीय स्वाभिमान मानव बनाने का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सभी राष्ट्रवादियों को देश की जनता की शक्ति और क्षमता पर पूरा विश्वास है। इन नेताओं के योग्य नेतृत्व में ही यह आंदोलन भारत में फला फूला। बाल गंगाधर तिलक मानते थे अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा हीन स्वदेशी सरकार श्रेष्ठ है और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। तिलक ने गणपति उत्सव और शिवाजी महोत्सव को प्रारंभ कर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के प्रयास की दिशा में कार्य किया। लाला लाजपत राय ने कहा, अंग्रेज भिखारी से अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ भिखारी घृणा के पात्र ही हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम यह सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। बिपिन चंद्र पाल ने बंगाल के युवाओं का नेतृत्व किया था। बिपिन चंद्र पाल को बंगाल में तिलक का सेनापति माना जाता है। उग्रवादी उदय के उद्देश्य। उग्रवादी और उदारवादियों के उद्देश्यों में अंतर। उदारवादी कांग्रेस को एक कुलीन संस्था बनाना चाहते थे। अतिवादी कांग्रेस को एक व्यापक संस्था का रूप देना चाहते थे। नंबर 2,
उदारवादी अंग्रेज की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। वे अंग्रेज़ों से स्थायी संबंध रखना चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों को अंग्रेज़ों की महानता और न्यायप्रियता पर बिल्कुल ही विश्वास नहीं था। नंबर 3, उदारवादी मामूली सी मांगों से ही संतुष्ट हो जाते थे। वे प्रशासन में सुधार चाहते थे, लेकिन उग्रवादियों का दृष्टिकोण व्यापक था। तिलक के शब्दों में, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। उग्रवादी अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ना चाहते थे। नंबर 4, उदारवादी शांति प्रिय थे। उनके मुख्य शस्त्र निवेदन और मांग थे। उग्रवादियों का कहना था कि भीख मांगने से स्वराज नहीं मिलता, उसके लिए लड़ना पड़ता है।